नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश यूज ऑफ प्रीपोजिशंस पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम प्रीपोजिशंस के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम 5 जो हमारी प्रमुख प्रीपोजिशंस हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनमें पहला है इन, दूसरा है इनटू, तीसरा होगा ऑफ, चौथा ऑफ और 5वीं जो प्रमुख प्रीपोजिशंस आज के वीडियो की वो है ऑन। आज के वीडियो में हमने प्रीपोजिशंस की संख्या कम इसलिए ली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने पिछले प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रीपोजिशन से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको भी शामिल किया है। यद्यपि मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट था प्रीपोजिशंस वाला, उसमें आपको बताया भी था कि परीक्षा में जो प्रश्न है वो किस तरह से पूछा जाता है, लेकिन हमारे चैनल की एक विशेषता रही है कि हमने आज तक जो भी टॉपिक पढ़े हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो मैनेजमेंट का रहा हो, चाहे फिर इंग्लिश के जो पिछले जो टॉपिक रहे हैं, जो 4 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं फर्स्ट पेपर से संबंधित, तो सबसे पहले हम पिछले प्रश्न पत्रों पर चर्चा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके कि पिछले प्रश्न पत्रों में इस टॉपिक से प्रश्न किस तरह से पूछा गया था। और कई मित्रों का कमेंट भी आया था कि सर टॉपिक पढ़ाने से पहले पिछले जो आपने टॉपिक पढ़ाए थे उस तरह से हमें पिछले प्रश्न पत्रों में आए हुए प्रश्नों के बारे में भी बताएं, ताकि हमें ये जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो उसी क्रम में आज के इस तीसरे पार्ट में मैंने जो पिछले प्रश्न पत्रों में प्रीपोजिशन से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उनको भी शामिल किया है। इसीलिए यहाँ पर आज प्रीपोजिशंस की जो संख्या है वो कम है, ताकि वीडियो अपना एक सीमित समय का बन सके और आप इसको देखने के साथ साथ अन्य जो विषय हैं जो आप स्वाध्याय कर रहे हैं उनको भी समय दे सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सामने एक 34 नंबर का एक क्वेश्चन है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था 2013 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि ही वाज वेरी इल लास्ट ईयर, कि वह पिछले वर्ष बहुत बीमार था, बट थैंक गॉडनेस, लेकिन अच्छा हुआ कि ही पुल्ड। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पुल्ड एक वर्ब है और वर्ब के बाद जब हम कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रीपोजिशंस अलग से भी वो पूछ सकता है, फिक्स प्रीपोजिशंस के रूप में भी वो प्रीपोजिशन पूछ सकता है और फ्रेजल वर्ब के रूप में भी वो हमें प्रीपोजिशंस पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम जब तक इस प्रश्न को सही नहीं कर सकते जब तक हमें पुल की जो फ्रेजल वर्ब है वो याद नहीं हो। तो पुल के साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो वही हमें प्रीपोजिशन लगानी है जो पिछला जो सेंटेंस दिया गया उसके अनुसार अर्थ निकल रहा हो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आंसर है वो इसका आंसर था, क्योंकि पुल्ड थ्रू का मतलब होता है जीवित रहना। तो ये जीवित रहने का जो अर्थ है वो इससे संबंध रखता है कि ही वाज वेरी इल लास्ट ईयर, कि वह पिछले वर्ष बहुत बीमार था, लेकिन थैंक गॉडनेस, लेकिन धन्यवाद है, ईश्वर का धन्यवाद है कि ही पुल्ड थ्रू, की वह जीवित है, यानी वह अच्छा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि थ्रो का जो प्रीपोजिशंस है वो पुल्ड के साथ हमें यहाँ पर यूज़ करना है। लेकिन जो रिसेंट में जो पेपर हुए हैं 2018 में, उनकी बात करें तो उनमें जो प्रीपोजिशन जो पूछी गई थी वो बिल्कुल आसान प्रीपोजिशंस पूछी गई थी जो हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे पढ़ने का मतलब है कि हम हर तरह की प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे, जिस तरह से हम पहले सिंपल प्रीपोजिशंस पढ़ रहे हैं और आज उसी क्रम में ये तीसरा पार्ट है। उसके बाद हम फिक्स प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे और उसके साथ हम प्रमुख जो फ्रेजल वर्ब्स के साथ जो प्रीपोजिशंस आती है उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो ये जो प्रश्न है ये आरपीएससी 2018 ग्रुप ए में ये प्रश्न पूछा गया था कि चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन, कि सही प्रीपोजिशन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दे लिव, वे रहते हैं, अस ऑन द 4th फ्लोर, तो 4th फ्लोर पर रहते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अपॉन शब्द होता तो हम थोड़ा कंफ्यूज होते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, कोई बिल्डिंग है तो वो ऊपर भी रह सकता है और नीचे भी रह सकता है, लेकिन इन ऑप्शंस में से अपॉन एक भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि दे लिव, वे रहते हैं हमारे नीचे 4th फ्लोर पर। तो कल ही हमने एक प्रीपोजिशंस पढ़ी है अंडर, और अंडर का यूज हमने पढ़ा है जब कोई वस्तु ठीक हमारे लंबवत नीचे हो
तो हम वहाँ पर अंडर का प्रयोग करते हैं। सॉरी, अभी अंडर हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा, क्योंकि ये यू से स्टार्ट है और हमारा जो क्रम है पढ़ने का वो अल्फ़ाबेटिक है, यू हमारा जो है लास्ट में आता है। तो हम यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस प्रश्न में जो आंसर है वो होगा अंडर, क्योंकि कोई भी चीज़ यदि किसी चीज़ के लंबवत नीचे रहती है, ठीक नीचे रहती है, तो वहाँ पर हम अंडर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि दे लिव अंडर अस ऑन द 4th फ्लोर। तो इन प्रश्नों का देने का मतलब यही है कि आपको ये पता चल जाए कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। तो बिल्कुल आपको पता चल गया होगा कि जिस तरह से मैं जो रूल्स बता रहा हूँ कि ऐसी यदि सिचुएशन है तो इस अर्थ में इन शब्दों से पहले इस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, और किसी भी प्रीपोजिशन के चाहे एक यूज हो चाहे दो हो, वो सारे मैं आपको यहाँ पर बताते चल रहा हूँ। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था वो आरपीएससी 2018 ग्रुप सी में ये प्रश्न पूछा गया था, और चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन इसमें भी सीधे पूछा गया था कि उपयुक्त प्रीपोजिशंस का चयन कीजिए। वाट सी सैड, जो भी उसने कहा, एग्री सहमत है। वाट आई हैव ऑलरेडी हर्ड, जो मैंने पहले से ही सुन चुका था या मैं पहले ही जिसको सुन चुका था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शब्द है एग्री, तो एग्री के साथ एक प्रीपोजिशंस फिक्स है कि एग्री विद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिक्स प्रीपोजिशंस की एक लिस्ट मैं आपको दूंगा, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होंगे इसका चौथा जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको जो फिक्स प्रीपोजिशन उनकी एक लिस्ट आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो उस फिक्स प्रीपोजिशंस की लिस्ट को भी आपको याद रखना है कि कौन से शब्द के साथ कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स रहती है। तो यहाँ पर जो एग्री शब्द है उसके साथ विद आता है, टू भी आता है, लेकिन जब हम फिक्स में पढ़ेंगे तो एग्री के साथ टू कब आता है, विद कब आता है, वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर वहाँ पर कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक फ़ायदा और है कि जो भी कन्फ्यूजिंग चीज़ है वो यहाँ पर नहीं डालता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले वाले सेंटेंस में, यानी जो 2018 में जो ग्रुप ए में पूछा गया था, वहाँ भी एक कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशन होती तो वो होती अपॉन, लेकिन इसमें अपॉन उसने डाला नहीं। यहाँ पर भी यदि होती तो वो होती टू, क्योंकि एग्री के साथ टू भी आता है, विद भी आता है। तो यहाँ भी टू ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर है विद। फिर भी यदि वो डाल देता है तो हमें जो अलग अलग जो संदर्भ है उस संदर्भ के अनुसार हमें प्रयोग करना है। तो इस तरह से अभी तक ये 3 प्रश्न प्रीपोजिशन से संबंधित पूछे गए हैं। इनको देखने के बाद आपको बिल्कुल ये पक्का विश्वास हो गया होगा कि सर के वीडियो देखने के बाद, यानी मैं जो भी आपको वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ उससे यदि आप अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो प्रीपोजिशन से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इससे पिछला एक हमने टॉपिक पढ़ा था फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश का चौथा जो पॉइंट है डिटर्मिनर्स, तो उसमें भी मैंने आपको पिछले जो प्रश्न पत्र हैं उनमें से जो प्रश्न आए वो बताए नहीं है। तो इसका जो प्रीपोजिशंस का नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको डिटर्मिनर्स से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे वो वहाँ पर बताऊँगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। 3 प्रश्न जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज की जो प्रीपोजिशंस हैं उनमें जो पहली प्रीपोजिशन है वह है इन, और इसका अर्थ होता है में या अंदर। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु या स्थान के अंदर स्थित हो तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। कि मान लीजिए कोई वस्तु है और इस वस्तु के बीच में, मध्य में या अंदर कोई दूसरी वस्तु स्थित हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है कि ही वाज सिटिंग इन द रूम। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह से एक रूम होता है और यहाँ कोई बैठा हुआ है, तो ये बड़ी वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु है, व्यक्ति है। तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं। देयर वर स्टार्स इन द स्काई, आसमान में तारे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि दूसरी वस्तु में कोई दूसरी वस्तु है, तो हमें इनका प्रयोग करना है। माई बुक्स आर इन माई स्कूल बैग, मेरी जो पुस्तकें हैं वो मेरे स्कूल के बैग में रखी हुई हैं। तो इस तरह से तीनों ही एग्जाम्पल से क्लियर हो गया है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर स्थित हो तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। इनका जो सेकंड यूज है वो है समयावधि जिसमें कोई घटना घटित हुई हो। यहाँ भी जो अर्थ निकलेगा वो में ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई समयावधि हो और उसमें कोई कार्य कंप्लीट हुआ हो या फिर कोई घटना घटित हुई हो, तो वहाँ पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि यू आर टू सोल्व दिस पेपर इन 3 आवर्स, तुम्हें इस पेपर को 3 घंटों में सोल्व करना है। यहाँ पर अंग्रेजी सीखने के लिए मैं आपको एक नया यूज़ बताता हूँ।
तो यहाँ पर जब हम आर के साथ, वर के साथ, इसके साथ टू का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि तुम्हें करना है। तो यू आर टू सोल्व, तुम्हें सोल्व करना है। यू आर टू गो, तुम्हें जाना है। यू आर टू रीड, तुम्हें पढ़ना है। तो इस तरह के जो सेंटेंस बनते हैं उनमें हम इज, आर, एम, वाज, वर के साथ टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ एक समय सीमा है 3 आवर्स, इसी वजह से यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया है। आई विल फिनिश इट इन 2 आवर्स, मैं इसको 2 घंटे में समाप्त कर दूंगा। तो एक समय सीमा है और यहाँ में ही अर्थ निकल रहा है कि 3 घंटे में तुम्हें ये सोल्व करना है, 2 घंटे में मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। तो ऐसी समय सीमा में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रूल है इनका वो है कि समय से पहले या फिर समय सूचक शब्दों से पहले, यानी जो मुख्य जो समय सूचक शब्द हैं ये फिक्स हैं, इनको भी आपको याद रखना है। और सारे जो एग्जाम्पल है वो मैंने यहाँ पर दिए हैं कि समय सूचक शब्द कुछ होते हैं उनसे पहले भी हम इनका प्रयोग करते हैं। और ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर 4 एग्जाम्पल मैंने इससे संबंधित दिए हैं कि आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मे अर्थ नहीं है, फिर भी यहाँ पर हमने इनका प्रयोग किया है, क्योंकि कोई भी कार्य जब सुबह होता है, नाइट में होता है, दिन में होता है या फिर इवनिंग में होता है तो हम इनका प्रयोग करते हैं कि आई टेक टी इन द इवनिंग, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, आई टेक इन नाइट। तो इस तरह से जो वाक्य होते हैं वहाँ पर भी हम समय सूचक शब्दों से पहले इनका प्रयोग करते हैं। ही टेक्स मिल्क इन द इवनिंग, मैं शाम को दूध पीता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं इन द इवनिंग है, तो यहाँ पर हमने इनका प्रयोग किया है। आई शैल गो टू जयपुर इन जुलाई, मैं जुलाई में जयपुर जाऊँगा। तो यहाँ पर मे अर्थ भी निकल रहा है और समय सूचक शब्द भी है। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम सेंटेंस का अर्थ देख के और वहाँ पर जो नीचे जो प्रीपोजिशंस होंगी 4, उनका अर्थ देख के हम उनका जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भरते हैं। चौथा एग्जाम्पल है कि आई बोट दिस कार इन 2005, मैंने ये कार 2005 में खरीदी थी। तो यहाँ भी समय से पहले में अर्थ को कन्वे करने के लिए हमने इनका प्रयोग किया है। इनका नेक्स्ट प्रयोग है बड़े स्थानों से पूर्व, और इसकी चर्चा हमने जब एट प्रीपोजिशंस पढ़ी थी वहाँ भी मैंने आपके साथ करी थी कि मान लीजिए कोई छोटा स्थान है तो उस छोटे स्थान से पूर्व हम एट का प्रयोग करते हैं और बड़े स्थानों से पूर्व हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कि ही लिव्स इन जयपुर, वह जयपुर में रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं जयपुर एक बड़ा स्थान है, इसलिए यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया है। दे लिव इन मुंबई, वे मुंबई में रहते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मुंबई इज़ ए बिग प्लेस, इसलिए यहाँ पर हमने इनका प्रयोग किया है। तो आपको साधारण रूप से याद रखना है कि बड़े स्थानों से पूर्व भी हमें इनका प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट यूज है इनका सामान्यतया मे अर्थ में। तो मुख्य रूप से हमने देखा भी है कि आई एन इनका अर्थ होता है मे या अंदर। तो सामान्य यदि कोई मे अर्थ निकल रहा हो तो वहाँ भी हम मे का यूज़ इनका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनके जो यूज है वो 5-6 यूज हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल है कि ही रोट ऑल द क्वेश्चंस इन इंग्लिश, उसने सारे जो आंसर हैं, जो प्रश्न हैं वो अंग्रेजी में लिखे हैं। तो यहाँ पर मे अर्थ को कन्वे करने के लिए इनका यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि बाजरा इज ईटन इन वेस्ट राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में बाजरा खाया जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान में, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मे मीनिंग को कन्वे करने के लिए वेस्ट राजस्थान से पूर्व हमने इनका प्रयोग किया है। ही केम इन ब्लू यस्टरडे, वह कल नीली ड्रेस में आया। तो यहाँ पर ब्लू जो शब्द है वो ड्रेस को इंडिकेट करता है कि ही केम इन वाइट, ही वाज इन ब्लू, ही वाज इन पर्पल। तो इस प्रकार के वाक्यों में हमें ड्रेस के रंग को बताने के लिए, ड्रेस को बताने के लिए सिर्फ कलर सूचक शब्द का यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ही केम इन ब्लू यस्टरडे, वह कल ब्लू ड्रेस में आया। तो तीनों ही सेंटेंस में सामान्यतः मे अर्थ को बताने के लिए यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशंस है इनटू, इसका अर्थ होता है ने या अंदर। तो जिस तरह से हमने देखा कि इनका प्रयोग होता है मे या अंदर अर्थ में, उसी तरह से इसी के समकक्ष एक प्रीपोजिशंस है इनटू। इसका यूज भी मे या अंदर अर्थ में होता है, लेकिन इसका जो संदर्भ होगा वो होगा गति करते हुए। कि मान लीजिए कोई वस्तु है या स्थान है और कोई वस्तु यहाँ है, तो यदि गति करते हुए वो दूसरी वस्तु के अंदर जाती है या अंदर जाकर स्थित होती है तो हम उस जगह में इनटू का प्रयोग करते हैं। तो गति करते हुए अर्थ में हमें इनटू का प्रयोग करना होता है। जैसे 3 एग्जाम्पल हैं
कि द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, यानी लड़के ने जंप्ड छलांग लगाई इनटू द रिवर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं रिवर है और यहाँ पर लड़का है, तो गति करते हुए वो नदी में छलांग लगाता है। तो मे यहाँ भी अर्थ में ही आ रहा है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बॉय है वो गति करते हुए नदी में जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर द रिवर से पहले हमने इनटू का प्रयोग किया है। सेकंड एग्जाम्पल है कि माई फ्रेंड केम इनटू द रूम, मेरा मित्र कमरे में आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केम जो वर्ब है वो गति को इंडिकेट करती है कि केम यानी चलते हुए, मेरा जो मित्र है वो इनटू द रूम कमरे में आया। तो यहाँ भी द रूम से पहले हमने इनटू का प्रयोग किया है। थर्ड एग्जाम्पल है कि द लोइन जंप्ड इनटू द वेल, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसी के जैसा ये वाक्य है कि द लोइन जंप्ड, शेर ने छलांग लगाई इनटू द वेल, कुएं में। खरगोश और शेर की कहानी जो सुन रखी है उसमें आपको इनटू का प्रयोग ही आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से हमने एक ग्रीडी डॉग की कहानी भी पढ़ी होगी, उसमें भी एक सेंटेंस आता है द पीस ऑफ ब्रेड फेल इनटू द वाटर, कि रोटी का जो टुकड़ा है वो पानी के अंदर गिर गया। तो यहाँ भी जो कुत्ते के मुंह से जो रोटी का टुकड़ा है वो गति करते हुए नदी में जा रहा है, इसी वजह से वहाँ भी आपको इनटू का प्रयोग देखने को मिलता है। तो इस तरह से बचपन से ही हम छोटी छोटी कहानियों को, छोटे छोटे सेंटेंस को देखेंगे तो वहाँ से भी हम अपने प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि गति करते हुए कोई वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर जाती है तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रीपोजिशंस है वह कि रूप परिवर्तन में, यानी मान लीजिए किसी वस्तु का रूप परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं कि ही ट्रांसलेटेड द बुक इनटू इंग्लिश। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बुक का जब ट्रांस करेंगे, अनुवाद करेंगे, तो वहाँ पर भी हमें इनटू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूप परिवर्तित होता है, भाषा का रूप यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता है। और प्रश्न पूछे भी जाते हैं ट्रांसलेट दीज क्वेश्चंस इनटू इंग्लिश, इन प्रश्नों का अनुवाद हिंदी में कीजिए। ऐसे अंग्रेजी के जो पेपर होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो रूप परिवर्तन को बताने के लिए भी इनटू का प्रयोग किया जाता है। द लेडी टर्न्ड इनटू ए स्नेक, वह महिला एक सांप में बदल गई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कई फिल्मों में, सीरियल्स में आपने देखा होगा, हकीकत में तो ऐसा अभी देखा नहीं गया है, लेकिन जो अपना जो रूप है वो बदला जाता है तो वहाँ भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन ऑफ, ये भी परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है। इसका अर्थ होता है संबंध को बताने के लिए का, की, के, ऐसे जो शब्द होते हैं उस अर्थ को बताने के लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने संबंध बताने वाले प्रयोग को ही लिया है कि ही इज़ ए मेंबर ऑफ फैमिली, वह मेरे परिवार का एक सदस्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं का अर्थ को कन्वे के लिए ऑफ का प्रयोग किया गया है। ही इज़ ए स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, वह इस विद्यालय का छात्र है। तो दिस स्कूल, इस विद्यालय का, तो यहाँ भी ऑफ का अर्थ होता है का, तो उसको कन्वे करने के लिए यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया गया है। बुक ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की पुस्तक। कप ऑफ टी, चाय का कप। पीस ऑफ पेपर, पेपर का टुकड़ा। तो ये हमारे जो जितने भी हैं का अर्थ को कन्वे करने वाले यहाँ पर एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट हमारा जो ऑफ का जो यूज है वो है वस्तु के प्रयोग के लिए, किंतु रूप परिवर्तन न हो। कि मान लीजिए हमने एक पिछली जो वीडियो थे उसमें हमने एक प्रीपोजिशन पढ़ी थी फ्रॉम, और फ्रॉम का यूज हमने पढ़ा था कि जब कोई वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बना दी जाती है और उसका रूप परिवर्तित हो जाता है तो वहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे वहाँ पर हमने जो दही का एग्जाम्पल पढ़ा था, पनीर का एग्जाम्पल पढ़ा था कि कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, कि दही दूध से बनाया जाता है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो दूध का है रूप बिल्कुल चेंज हो जाता है। ऐसे स्थिति में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब किसी वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है और उसका जो रूप है तो हमें यथावत दिखाई देता है तो वहाँ पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कि दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, कि यह जो टेबल है वो लकड़ी से बनाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम टेबल को देखते हैं तो वहाँ पर हमें जो लकड़ी है जिससे वो टेबल बनाई गई है वो हमें यथावत दिखती है, उसका जो रूप है लकड़ी का वो बदला नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम ऑफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि दिस बिल्डिंग इज़ मेड ऑफ स्टोन, यह जो भवन है वो पत्थर से बनाया गया है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं
कि जो स्टोन है उसका जो रूप है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ भी हमने ऑफ का यूज़ किया है। दिस स्वेटर इज़ मेड ऑफ वूलन, यह जो स्वेटर है वो ऊन से बनाई गई है। तो कोई भी स्वेटर है जब हम उसको देखते हैं तो उसमें जो ऊन है वो हमें यथावत दिखाई देती है, केवल उससे कोई चीज़ बनी है, न कि उसका रूप परिवर्तित हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो ऑफ का यूज है वो है माप और आयु को बताने के लिए। यदि हम किसी वस्तु का माप और किसी व्यक्ति की आयु को शो कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है कि ही बोट 5 किलोज ऑफ शुगर, उसने 5 किलो चीनी खरीदी। तो यहाँ पर जो शुगर का जो माप है वो है 5 kg, तो चीनी का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी का माप जो है उसको बताने के लिए यहाँ पर ऑफ का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि गिव मी ए सीट ऑफ पेपर, मुझे कागज़ की एक सीट दीजिए। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ भी ऑफ का प्रयोग किया गया है। ही इज़ ए बॉय ऑफ 18, यहाँ पर एज को शो करने के लिए ऑफ का प्रयोग किया गया है कि ही इज़ ए बॉय ऑफ 18, वह 18 साल का एक लड़का है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि माप और आयु को बताने के लिए यहाँ पर ऑफ का यूज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें हमने अभी जो हमने फर्स्ट जो देखा था उसमें 2 हमारी प्रीपोजिशंस और बच रही हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है ऑफ, इसका अर्थ होता है अलग होना। मान लीजिए कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग हो रही है तो वहाँ पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं कि द बेबी फेल ऑफ द बेड, ये जो बच्चा है वो बेड से गिर गया। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो बेड से अलग हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही इज़ ऑफ ड्यूटी नाउ। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब ड्यूटी पे नहीं रहता है तो वहाँ पर हम ड्यूटी शब्द से पहले ऑफ का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति ड्यूटी से अलग है। तो ही इज़ ऑफ ड्यूटी नाउ, तो यहाँ पर जो डबल एफ वाला ऑफ है वो हमें यूज़ करना है। ही जंप्ड ऑफ द टावर, उसने टावर से छलांग लगा दी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कोई व्यक्ति टावर पर है तो जब छलांग लगाएगा तो टावर से यहाँ पर अलग हो रहा है। तो तीनों सेंटेंस से आपके क्लियर हो गया होगा कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग होती है तो वहाँ पर हमें ऑफ का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशंस है ऑन, इसका अर्थ होता है पर या ऊपर। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जिस तरह से आज के वीडियो में हमने ऑफ के कई यूज़ देखे और इनके भी हमने बहुत सारे यूज़ देखे, उसी तरह से ऑन भी एक ऐसी प्रीपोजिशन है जिसका जो यूज है वो कई संदर्भ में किया जाता है। तो सबसे पहला जो ऑन का यूज है वो है सतह पर स्पर्श हो तो ऊपर अर्थ को बताने के लिए हमें ऑन का यूज करना है। अर्थात जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर स्थित हो और उसे वह स्पर्श कर रही हो, ऐसी सिचुएशन में हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है ही पुट द बुक्स ऑन द टेबल, उसने पुस्तकों को टेबल पर रखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब पुस्तकों को हम टेबल पर रखते हैं तो उसको टच करती हैं। दूसरा एग्जाम्पल है वॉच वाज हैंगिंग ऑन द वॉल, एक घड़ी दरवाजे पर टंगी हुई थी। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जब किसी वॉच को हम वॉल पर टांगते हैं तो वो इसको स्पर्श करती है। तो दोनों ही एग्जाम्पल्स में जो वस्तु है वो दूसरी वस्तु को यहाँ पर टच करती है। दूसरा जो यूज है उनका वो है निश्चित दिन या तिथि से पहले। मान लीजिए कोई निश्चित डेट हो या फिर कोई निश्चित दिन को हमें बताना हो, संडे मंडे, तो उस संदर्भ में भी उस अर्थ में भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। और ये जनरल यूज है, आपने कई सेंटेंस में देखा भी होगा कि ही डज़ नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, वह रविवार को विद्यालय नहीं जाता है। स्कूल्स विल बी ओपनड ऑन द 1 जुलाई, विद्यालय 1 जुलाई को खुलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं संडे से पहले यहाँ ऑन का प्रयोग किया गया है और निश्चित दिन से पहले 1 जुलाई से पहले भी यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया गया है। आई टेक योगा क्लासेज ऑन मंडे, मैं सोमवार को योगा क्लासेज लेता हूँ। तो यहाँ पर भी मंडे से पहले यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट जो ऑन का यूज है बारे में या फिर पर, यानी किसी चीज़ के बारे में या पर अर्थ में भी यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज़ राइटिंग एन एसे ऑन रिजर्वेशन, वह आरक्षण पर एक निबंध लिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर अर्थ में यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया गया है। और सीधा सा अर्थ देखेंगे तो यहाँ पर जो अर्थ वो है बारे में,
वह आरक्षण के बारे में एक निबंध लिख रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। यह इंग्लिश ग्रामर पर एक बेस्ट पुस्तक है, या फिर इंग्लिश ग्रामर के बारे में बेस्ट बुक है। इसीलिए मैंने यूज में दोनों शब्द यूज किए हैं कि जो इसका जो अर्थ है प्रमुख रूप से वो अर्थ है बारे में, लेकिन जनरल रूप से जब हम इनको बोलते हैं तो यहाँ पर अर्थ ही बोलने में हमें आता है कि वह आरक्षण पर निबंध लिख रहा है, यह ग्रामर पर एक अच्छी पुस्तक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ ऑन ए बिजनेस टूर। वह एक बिजनेस टूर पर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ ऑन हॉलीडे। वह छुट्टी पर है। तो दोनों अर्थ में जो सामान्य पर अर्थ है उसको यहाँ पर कन्वे किया जा रहा है। तो यहाँ पर सीधा सा जो अर्थ है वो है पर या बारे में। नेक्स्ट जो यूज है ऑन का वो है कारण को बताने के लिए, यानी रीजन को बताने के लिए भी कई तरह के वाक्यों में हमें ऑन का प्रयोग करना होता है या हमें करना चाहिए। कि वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। हमने उसकी सफलता पर उसको बधाई दी। तो यहाँ पर जो अर्थ देखेंगे वो भी यहाँ पर आप सामान्य रूप से पर अर्थ ही दिखता है, लेकिन जो बधाई का जो कारण है वो क्या है, सक्सेस। तो कारण को यहाँ पर बताया जा रहा है कि वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, हमने उसको बधाई दी ऑन ही सक्सेस, उसकी सफलता के कारण। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस ऑन माई रिक्वेस्ट। मेरे निवेदन पर या मेरे निवेदन करने पर ड्राइवर ने बस रोक दी। तो इन दोनों वाक्यों में आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों वाक्यों में कारण शो हो रहा है। पहला वाक्य है उसमें जो कॉन्ग्रेचुलेशंस का जो कारण है वो सक्सेस है, और दूसरे एग्जाम्पल में बस रोकने का कारण है माई रिक्वेस्ट। तो दोनों ही कारणों से पहले हमने यहाँ पर यूज का प्रयोग किया है, लेकिन अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सामान्य जो जनरल हम बोलते हैं उसमें हमें पर ही बोलने को देखने को मिलता है। लास्ट जो ऑन का यूज है वो है पैदल चलने के अर्थ में भी हम फुट से पहले ऑन का प्रयोग करते हैं कि ही गोज़ टू स्कूल ऑन फुट। वह विद्यालय पैदल जाता है। यहाँ पर आप ऑन फुट का मतलब पैरों पर भी हो सकता है, लेकिन वो बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो इसको हम बोलेंगे पैदल। तो ही गोज़ टू स्कूल ऑन फुट, वह विद्यालय पैदल ही जाता है। आई गो टू टेम्पल ऑन फुट, मैं मंदिर में पैदल जाता हूँ। दे कम टू माई होम ऑन फुट, वो मेरे घर पैदल आते हैं। तो इस अर्थ में पैदल अर्थ को बताने के लिए भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में जो कंटेंट आपको बताया गया है वो आपको कैसा लगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट अवश्य करें। और फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि आज के इस वीडियो में हम 5 प्रीपोजिशंस पे चर्चा करेंगे, इन, इनटू, ऑफ और ऑन। पाँचों को यहाँ पर अच्छी तरह से हमने पढ़ा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।